हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणित गुरु में। मैं नीतीश कुमार चौबे आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। अपन पढ़ रहे हैं इस चैनल पे हिंदी व्याकरण की संपूर्ण क्लास है। पिछली क्लास में आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आशा करता हूँ आप अगली क्लास में भी मुझे इसी तरह प्यार देते रहेंगे। मैं आपकी सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आज समास पढ़ाऊँगा। चलिए अपन क्लास शुरू करते हैं समास की। आज अपन समास का परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले समास क्या है? समास समास पढ़ने से पहले समास को समझना जरूरी है। क्या है? कैसे समास का निर्माण हुआ। समास जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है और समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रचना। इन दोनों आधार पर समास को विग्रह किया जाता है। ठीक है, या यूं कहें कि इन दोनों शब्दों को पास पास रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इन दोनों शब्दों को रखा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी तरह से समास का निर्माण होता है। अब परिभाषा देख लेते हैं समास की। क्या कहती है परिभाषा? समास 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, समास के अर्थ का संक्षेपण होता है। वाक्य में कुछ पद हटकर एक नया संयुक्त पद बन जाते हैं और अर्थ क्या होता है? स्पष्ट रहता है। ठीक है, उदाहरण देख लेंगे। उससे पहले ठीक है, तो आप समझ गए कि इन दोनों शब्दों से शब्दों को पास पास रखा जाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, 2 नंबर देख लिए। समास के अर्थ को संक्षेपण होता है। क्या होता है? संक्षेपण होता है। विग्रह करने पर उनका संक्षेप हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। क्या कहता है उदाहरण? गंगा के तट पर। ठीक है, ये तो क्या रहा आपका? संक्षेपण रहा और ये क्या रहा आपका? मूल शब्द रहा। ठीक है, ये है समास। आगे चलते हैं। समास की एक और आसान परिभाषा है, मैं आपको बताऊं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, अब आप समास समझ गए होंगे। समास क्या है, समास की परिभाषा। अब देख लेते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास,
कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। तो समास के कितने प्रकार माने गए हैं? 6 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, अब अपन प्रत्येक समास को जो है विस्तृत में पढ़ लेते हैं, उनका वर्णन कर लेते हैं। अव्ययीभाव समास नंबर 1 आती है आपकी। अव्ययीभाव समास क्या है? समास परिभाषा के हिसाब से देख लेते हैं। ऐसे समास जिनके पहले पद में अव्यय शब्द हो या पूरा समस्त पद भी अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। या ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो जिस समास में पूर्ण पद प्रधान हो तथा उत्तर पद गौण हो, क्या कहलाएगी? अव्ययीभाव समास कहलाएगी। ठीक है, उसका जो उदाहरण है वो ये है कि जैसे जिस समास में जैसे, यथा, प्रति, बिना, अति, सु, दुर, आ, निर, बे, अन आदि लगा हो, ऐसे समास की पहचान करके उन्हें अव्ययीभाव समास कहा जाएगा। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे किसी शब्द में प्रति लगा है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? ये होगा, इससे मिलने वाला शब्द क्या बन रहा है आपका? प्रतिदिन। ठीक है, तो जिस समास में अव्यय का प्रयोग किया जाए, अव्यय क्या है आपको याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे यथा, प्रति, बिना, अति, सु, ये अव्यय है। जिस समास में अव्ययों का प्रयोग किया जाता है वह अव्ययीभाव समास कहलाती है। ठीक है, आपको अव्ययीभाव समास समझ में आ गई। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। यह समास मुख्यतः थोड़ी सी विचलित करने वाली समास है, परंतु समझा जाए तो यह कठिन समास नहीं है। इसके कुछ भेद भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या कह रही है तत्पुरुष समास? परिभाषा समझिए। परिभाषा यदि आपको हर समास की याद है तो आप निश्चित ही उसका उत्तर सही लगाएंगे। जैसे ऐसे समास जिनमें द्वितीय पद प्रधान होता है। अभी मैंने अव्ययीभाव में आपको बताया कि जिसमें प्रथम पद जो है प्रधान होता है और उसमें अव्यय लगे होते हैं। ठीक है, उसी तरह तत्पुरुष समास की बात करें तो ऐसे समास जिनमें द्वितीय पद प्रधान होता है, क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में का, की, के से, क्या है? का, की, के से, में, पर, को, के, लिए इत्यादि संबंध छिपा होता है। ऐसी समास तत्पुरुष समास कहलाती है। एक बार और देखिए, रिवीजन करिए, याद करिए, बार बार कोशिश करिए पढ़ने की। ऐसे समास जिनमें द्वितीय पद प्रधान हो, विग्रह करने पर आपको ये बताऊंगा कि प्रथम पद कौन सा है और द्वितीय पद कौन सा है। ठीक है, ऐसे समास जिनमें द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में का, की, के, से, में, पर, को, के, लिए इत्यादि शब्दों का शब्द छिपा होता है, वो कहलाती है तत्पुरुष समास। अच्छा, देख लेते हैं विग्रह किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को लिखना। ठीक है ना, इस पर बात करते हैं। पहले समास समझ लेते हैं तत्पुरुष। क्या है तत्पुरुष समास? उदाहरण में देख लीजिए, गृह प्रवेश। क्या है? गृह प्रवेश। ठीक है, अब ये समास आपकी कब हुई? तब इसको आपने विग्रह किया। जैसे आप देखिए, गृह प्रवेश लिखते हैं, गृह प्रवेश। ठीक है, तो काय का प्रवेश हो रहा है? गृह का प्रवेश हो रहा है। मैंने आपको बताया परिभाषा में कि ऐसे समास जिनमें तृतीय पद प्रधान होता है और का, की, के, से, में, पर, को, के, लिए इत्यादि संबंध छुपा होता है, तो इस समास में क्या छुपा है? का छुपा है। ठीक है ना, विग्रह करने पर का छुपा है और का जो है इसका संबंध है। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गृह प्रवेश।
विग्रह करके जैसे ही आप देखोगे तो वो समास के बारे में आपका पता चल जाएगा। ये क्या होता है इसका मैं आपको पहचान करा दूं, ये पूर्व पद होता है, ठीक है, और ये उत्तर पद होता है। तो तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद जो है वो प्रधान है, क्या है, प्रधान है। और ये समस्त पद क्या होते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह एक और विग्रह करके मैं आपको बता देता हूं कि जिस समास में का के की के से में पर छुपा हो वो क्या कहलाएगी, तत्पुरुष समास। उदाहरण देख लीजिए दूसरा जलपान। दूसरा उदाहरण आपने लिया जलपान, जलपान। अभी ये क्या है, समस्त पद है, ठीक है, समस्त पद है। अब आप जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल का पान, तो इसमें क्या छुपा, का छुपा, ठीक है। अभी एक एक उदाहरण ही लिए हैं, बाद में मैं आपको इसकी सीरीज कराऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और किसी भी समास को याद करने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन के साथ, उसकी परिभाषा के साथ उसके 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तब आपको समास के बारे में पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाती है आपकी तत्पुरुष समास के जो और भी भेद हैं उनके बारे में जानकारी लेने की। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, सारणी के द्वारा समझ गए, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ठीक है। इनमें क्या होगा कि जो विभक्ति हैं उनका क्या होगा, लोप होगा, ठीक है ना, क्या होगा, लोप होगा, ठीक है, लोप होगा, ठीक है। कैसे समझे कि किस समास में किस विभक्ति का लोप हुआ है, सारणी समझिए। तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उसमें 5 भेद हैं, कर्म संबंध, करण संबंध, संप्रदान और अपादान, अधिकरण, ठीक है। इनमें आपको विभक्तियों को याद करना होगा, ठीक है। कर्म में को, करण में से के द्वारा, के लिए, और अपादान में से, अलग होने के लिए, बिछड़ने के लिए, ठीक है। अधिकरण में और पर। इन 5 विभक्तियों को आपको इन नामों के साथ याद रखना होगा, ठीक है। तभी आपको तत्पुरुष समास की जो विभक्तियां हैं, जो भेद हैं, उनकी जानकारी लगेगी। जैसे अपन पहला उदाहरण ले लेते हैं कि तत्पुरुष समास में कर्म संबंध जिससे दर्शाया गया है उसमें विभक्ति क्या है, को है, क्या है, को है। और उसका जो एक समस्त पद है उसको अपन विग्रह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे विग्रह में लिखा गया है कि स्वर्ग को प्राप्त, क्या लिखा गया है, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब बात आ रही है लुप्त होने की, तो क्या लुप्त करें कि वो समास कर्म संबंध हो जाए। तो जब अपन इसका संपूर्ण पद लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, स्वर्ग प्राप्त, क्या लिखाएगा, स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। आपको मैं कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे रहा जो आपकी पीपीटी में नहीं है। आगे मैं आपको हर समास के 2-10 उदाहरण दूंगा जिसको आपको करना होंगे, ठीक है। दूसरी समास है आपकी
करण, करण संबंध जो है से के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें क्या लुप्त होगा, क्या लोप होगा इसमें, से और के। कब होगा, विग्रह करने पर, ठीक है ना। जैसे अपन पूरा शब्द लिख दिया गया है, हाथ से लिखा, हाथ से लिखा, ठीक है। जब समस्त पद लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, समस्त पद, तो इसमें काय का लोप होगा, से का लोप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हस्तलिखित। क्या होगा, हस्तलिखित। किसका निर्माण हुआ, समस्त पद का, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह संप्रदान में क्या होगा, के लिए इसका लोप हो जाएगा और ये शब्द जो है विश्राम के लिए ग्रह, विश्राम गृह बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है अपादान है, अपादान क्या है, अलग होने से तात्पर्य है कि से और अलग होने के अर्थ में इसको दर्शाया गया। जैसे मुक्त, मुक्त क्या है, अलग होना ही तो है, ठीक है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, से शब्द लोप हुआ और आपको मिला जो संपूर्ण पद, वो मिला पाप मुक्त, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ ज्यादा अधिक नहीं है, इसमें समझने की बात है, ठीक है। अधिकरण स्थान संबंध है, क्या है, स्थान संबंध है। जैसे उदाहरण लिया गया है आपका समस्त पद में जलमग्न, इसमें में और पर जो है विग्रह करने पर लुप्त हो जाएंगे। जैसे जलमग्न, जल में मग्न, ठीक है, जल में मग्न, जल में मग्न, जल में मगन, ठीक है, समझ में आ गई आपको। चलिए, तत्पुरुष समास में कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, और 5 भेद की जो विभक्तियां हैं वो ये हैं कि पहले कर्म संबंध जो भेद है उसमें क्या होगा, उसमें जो है को जो है लेप होगा, लोप हो जाएगा, को का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। करण में से के द्वारा लोप हो जाएगा, संप्रदान के लिए लोप हो जाएगा, अपादान से और अलग होने के लिए लोप हो जाएगा, अधिकरण में और पर लोप हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना होगी। अब बात करते हैं अपन तीसरी समास, कर्मधारय समास की। क्या कहती है कर्मधारय समास, परिभाषा देख लीजिए कर्मधारय समास की। ऐसे समास जिनमें पहला पद, क्या लिखा है इसमें, पहले पद दूसरे पद की विशेषता या विशेषण, ठीक है, हो, अर्थात विशेषण प्लस संज्ञा का मेल हो, ऐसी समास कर्मधारय समास कहलाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें प्रथम पद अक्सर विशेषण, विशेषण यानी कुछ विशेष, ठीक है ना। रंग, विशेष मतलब विशेष में क्या आ जाएगा आपका, रंग, गुण, परिमाप आदि होता है, ठीक है। प्रथम पद में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पद क्या है, ठीक है ना, पद के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब बात करते हैं अपन कि जिस प्रथम पद अक्सर विशेषण का काम करता है, क्या करता है, विशेषण का काम करता है। और विशेषण कैसे रहेंगे आपके, जैसे रंग है या कोई गुण है या कोई माप है, ठीक है ना, आदि का संबोधन जो करती है वो कर्मधारय समास कहती है। समस्त पद का अर्थ सीधे सीधे विशेषण और संज्ञा जैसा होता है, कैसा होता है, विशेषण और संज्ञा जैसा होता है, ठीक है। जिसमें विग्रह करने पर जो या के समान शब्द आते हैं, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन हो गई याद रखने लायक, क्या हो गई कि जिसमें विग्रह करने पर जो या के समान शब्द आते हों, या प्रथम पद अक्सर विशेषण, रंग, गुण, परिमाप आदि जिसमें हो, वो क्या कहलाएगी, कर्मधारय समास कहलाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे नीलकमल, क्या लिया गया है, नीलकमल। अब कैसे समझें कि ये कर्मधारय समास है, लिख लेते हैं अपन, नील कमल, ठीक है। क्या ले लिया आपने, नील कमल। मैंने आपको एक लाइन और दी जिसमें जो या के समान, नील, नीले हैं, कमल नील के समान, के समान, नील के समान कमल,
ठीक है, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं, मधुर वाणी। मधुर है जो वाणी, मधुर है जो वाणी, मधुर है जो वाणी। ठीक है, क्या आ रहा है? जो आ रहा है, ठीक है ना। लाल किला, लाल किला, ठीक है, लाल है जो किला। विग्रह करने पे जिसमें क्या आ जाए, जो या के समान शब्द आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? कर्मधारय समास कहलाएगी। एक और उदाहरण देख लो, शीतलवार। क्या है? शीतलवार। यूं तो आप पहले ये देख लो कि इसके पहले पद में क्या लगा है, क्या लगा है? दोनों लाइन आपकी मैच कर रही हैं। क्या कर रही हैं? देखिए, पहले आपका क्या लगा है? नीलकमल। नील आपको क्या दर्शा रहा है? नील क्या दर्शा रहा है आपको? रंग दर्शा रहा है, विशेषण दर्शा रहा है, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं इसको विग्रह करने पर, नीलकमल। नील है जो कमल, नील, सॉरी, नील नील है जो कमल। क्या याद रखना है आपको कि प्रथम पद अक्षर विशेषण, रंग, गुण और परिमाप, और द्वितीय पद जो है वो है कि जिसमें विग्रह करने पर जो या के समान शब्द आए उसको कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपको दो लाइन याद रखनी है कि जिस पद में अक्सर रंग, गुण या परिमाप की बात की जाए या विग्रह करने पर है जो का जो या के समान शब्द आते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, लीजिए अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। ठीक है, क्या कह रही है द्वंद्व समास? परिभाषा को समझ के, जिस तरह आप परिभाषा को समझ लेंगे उसी तरह आप समास को पहचान पाएंगे। जैसे देखिए, ऐसे समास, क्या कह रही है? ऐसे समास जिनमें दोनों पद समान सत्ता रखते हो। क्या रखते हो? समान सत्ता रखते हैं और का भाव छिपा हो, अन्य और किसी का, मतलब और का भाव छिपा हो, क्या कहलाएगी? द्वंद्व समास कहलाएगी। अब देखिए, दोनों पद का महत्व समान होता है। दूसरी लाइन क्या कह रही है? दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों का जो महत्व है वो समान होता है। ठीक है, विग्रह में दोनों पदों के बीच में और लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? और लगाया जाता है, और एक समस्त पद बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसकी पहचान क्या है? ऐसे समास जिनमें दोनों पद समान सत्ता रखते हो और का भाव छिपा हो। ठीक है, क्या कहलाएगी? द्वंद्व समास कहलाएगी। और इसको याद रखने के लिए जो नोट दिए गए हैं वो क्या है? दोनों पदों का महत्व समान होता है, पूर्व पद का भी और उत्तर पद का भी। ठीक है, विग्रह में दोनों पदों के बीच और लगाया जाता है। ठीक है, विग्रह करने पर यदि किसी शब्द में और का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? द्वंद्व समास कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, माता पिता, ये दो हैं। ठीक है ना, क्या हुआ इसमें? पूर्व पद। ये क्या हुआ आपका? उत्तर पद। परिभाषा क्या कह रही है आपकी? ऐसे समास जिनमें दोनों पद समान सत्ता रखते हैं, माता और पिता समान है। ठीक है, और विग्रह करने पर, ठीक है ना, और का भाव छिपा हो। कैसे करें इसको विग्रह? माता और पिता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? माता और पिता। पहचान हुई द्वंद्व समास की। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अपन, रोटी और सब्जी। रोटी और सब्जी, रोटी सब्जी, ये क्या हुआ आपका? समस्त पद हुआ। समस्त पद लिया अपन ने,
समस्त पद लिया, समस्त पद में आपका क्या आ गया, रोटी सब्जी। बात समझ में आ रही। अब रोटी सब्जी में आपका ये पूर्व पद हो गया, ये आपका उत्तर पद हो गया। परिभाषा क्या कह रही है, ऐसे समास जिनमें दोनों पद समान सत्ता रखते हों, दोनों समान है, रोटी और सब्जी। ठीक है, विग्रह किया तो रोटी और सब्जी हो गया, रोटी और सब्जी हो गया, सब्जी हो गया। तो इसमें विग्रह करने पर क्या छिपा, और छिपा। तो ऐसी समास क्या कहलाएगी, ऐसी समास द्वंद्व समास कहलाएगी। ठीक है, उसी तरह दिन और रात दो है, पूर्व पद है, उत्तर पद है। ठीक है ना, पूर्व पद है, उत्तर पद है, दोनों पद समान सत्ता रख रहे हैं। ठीक है ना, और विग्रह करने पर और छिपा है, तो ऐसी समास, ठीक है ना, क्या कहलाएगी, द्वंद्व समास कहलाएगी। आसान है ना समझना। चलिए अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की, बहुत इंपॉर्टेंट समास। क्या कहलाती है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसे समास जिनके द्वारा बने शब्द का अर्थ पहले या दूसरे पद में से किसी का नहीं होता। किसका, पहले पद का भी नहीं होता और दूसरे पद का भी नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। क्या कहलाती है, बहुब्रीहि समास कहलाती है। यानी दोनों पदों की अप्रधानता रहती है। क्या रहती है, अभी आपने देखा कि एक समास में पहले पद की प्रधानता रही, फिर दूसरी समास में आपकी द्वितीय पद या उत्तर पद की प्रधानता रही। इसी तरह बहुब्रीहि समास में दोनों पदों की अप्रधानता रहती है। ठीक है, समझ गए। इसका अर्थ सामान्यता क्या है, जिसका जिसके पास ऐसा होता है। क्या होता है, जिसका जिसके पास या ऐसा होता है। तो कैसा होता है समझ लेते हैं। समस्त पद स्वयं उस वस्तु व्यक्ति का नाम नहीं होता जो पदों में है। आसान शब्दों में देख लेते हैं उदाहरण देख के। जैसे चतुर्भुज लिया गया है, उदाहरण जरूर करिएगा, उदाहरण करने से आपको समास के बारे में जानकारी लगेगी, अन्यथा आप समास की परिभाषा से उसकी जानकारी नहीं लगा सकते। लगा तो सकते हैं पर किंतु आप उसका सही उत्तर लगाने में समय लेंगे। ठीक है ना, जैसे आप लिख लीजिए चतुर्भुज, क्या कह रहा है विग्रह करने पर, जिसके चार भुजाएं हों। क्या हो, जिसकी चार भुजाएं हों। निकल के आया है ना किसी तीसरे का नाम। ठीक है, जिसकी चार भुजाएं हों, किसी तीसरे वस्तु का गुण दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है, किसी तीसरे वस्तु का गुण दर्शा रही है। ठीक है, अब यूं कहें कि किसकी हैं चार भुजाएं। ठीक है ना, किसकी हैं, तो आप बताइए कमेंट में किसकी हैं चार भुजाएं। महात्मा, कौन है महान, जिसका मन महान हो, कौन है महान। ठीक है ना, मैं तो बुद्ध की कहूं, आप किसकी कहते हो। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए किसी तीसरे का निकल के आए ना, जिसका मन महान हो, किसका हो भाई, तीसरे का हो ना। तो पहला पद ना दूसरा पद, कौन है फिर तीसरा, तीसरा कौन है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चौथा देख लेते हैं पीतांबर। पीतांबर, जिसका वस्त्र पीला हो। क्या हो, जिसने पीला वस्त्र पहना हो या धरा हो, क्या कहलाएगा, क्या लगता है आपको। देखिए किसी तीसरे की बात कर रहा है, पीतांबर। ठीक है ना, पीतांबर, जैसे जिसने पीला वस्त्र धरा हो या पहना हो, कौन है कमेंट में बताइए। दिव्यांश, दिव्यांश, जिसका अंश दिव्य हो, जिसका अंश दिव्य हो। मतलब यूं कहें तो ये सरप्राइजिंग बात है। ठीक है ना, कहते नहीं है कि सरप्राइज दे दिया किसी को, तो ये वो ही है किसी तीसरे की। अब उसका नाम क्या होगा, दिव्यांश है, आपको पता। ठीक है, यदि है तो बताइए कमेंट में। मुझे लग रहा है कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं अब द्विगु समास की। ठीक है, परिभाषा, आपको हर परिभाषा याद रखनी होगी, हर परिभाषा आपको याद रखनी होगी, और परिभाषा याद करने से ही आपको उसकी समास की जानकारी लगेगी। लीजिए, यह है आपकी द्विगु समास। ठीक है, क्या कहती है द्विगु समास, ऐसी समास जिनके द्वारा बने शब्द का अर्थ पहले या दूसरे पद में से किसी का नहीं होता। पहले पद या दूसरे पद में से किसी का नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। यानी क्या कहें चंद शब्दों में, यानी दोनों पदों की अप्रधानता होती है। ओ सॉरी, ये तो आपकी हो गई बहुब्रीहि समास।
द्विगु समास क्या कहती है? द्विगु समास ठीक है, देख लेते हैं अपन। चलिए देख लेते हैं अपन छठी और लास्ट समास, द्विगु समास। ऐसी समास परिभाषा क्या कह रही है? इसकी परिभाषा कैसे समझे कौन सी है द्विगु समास? ठीक है, परिभाषा से समझ लेते हैं। परिभाषा से समझ में नहीं आता तो उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी समास जिनके पहले पद में संख्या का भाव छिपा हो। ठीक है, क्या कह रही है परिभाषा? ऐसे समास जिनमें पहले पद में संख्या का भाव छुपा हो तथा दूसरे पद में संख्या अर्थात संख्या प्लस संज्ञा। ठीक है, ऐसी समास क्या कहलाएगी? द्विगु समास कहलाएगी। चंद शब्दों में परिभाषाएं लिखी गई हैं, कृपया इन्हें समझें और फिर उसके बाद इनके जो है क्वेश्चन करें, एमसीक्यू करें। अब देख लेते हैं पहला पद। पहला पद क्या है? क्या कह रही है परिभाषा? जिसके पहले पद में संख्या, जैसे पंच, ठीक है, त्रिय, चतुर्थ या पंचम, चतुर्थ, ये मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आपको। क्या कह रही है पहला पद? द्वि, त्रिय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नम, दस, शत, सहस्त्र आदि होता है। ठीक है, और दूसरे पद का अर्थ संख्या के साथ विशेष अर्थ देता है। दूसरा पद क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा पद भी इंपॉर्टेंट है। पहला पद क्या रहेगा आपका? संख्यावाचक रहे, और दूसरा पद आपका क्या रहे? साथ में विशेष अर्थ भी देता हो। ऐसी समास क्या कहलाएगी? द्विगु समास कहलाएगी। जैसे कभी कभी द्विगु बहुब्रीहि जैसा व्यवहार करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? कभी कभी द्विगु बहुब्रीहि जैसा व्यवहार करती है जब वह किसी तीसरे का गुण बताती है। ठीक है, तो ये कहती है, ऐसा कभी कभी चूक हो जाती है कि अपन ये द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है, तो उसको भी अपन को समझना जरूरी है। उदाहरण दिया गया है आपका कि क्या दिया गया उदाहरण? त्रिशूल। क्या दिया गया है? त्रिशूल। त्रिशूल से क्या तात्पर्य है? क्या कह रहा है त्रिशूल? त्रिशूल का जो पहला पद है, चलिए अपन देख लेते हैं पहला पद क्या कह रहा है आपका? तिर, ठीक है ना, और फिर क्या कह रहा है आपका? शूल। ठीक है, त्रि क्या है आपका? प्रथम पद है। ठीक है ना, और ये क्या है आपका? द्वितीय पद या उत्तर पद है। चलिए अब देखिए क्या कह रही है परिभाषा? ऐसे समास जिनके पहले पद में संख्या, ठीक है भैया, संख्या तो है ना? क्या है त्रिशूल? 3 नोक वाला अस्त्र। बना दूं क्या? लीजिए बना देता हूं। ठीक है, ऐसा ही बनता है त्रिशूल। मुझे क्या डायग्राम बनाने नहीं आते। ऐसा कुछ बनता है त्रिशूल। ठीक है ना, क्या कह रहा है? त्रिशूल। तो व्याख्या करने पे क्या हुआ? 3 नोक वाला अस्त्र। ठीक है, अब इसका जो पहला पद है वो त्रिय है, दूसरा पद जो शूल है। तो परिभाषा क्या कह रही है? जिसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद जो है इसका, ठीक है ना, क्या हो? दूसरा पद कुछ ना हो लेकिन अर्थ जो है वो विशेष निकल के आए। तो क्या निकल के आया? इसका अर्थ क्या निकल के आया? तीसरा, मतलब 3 नोक वाला अस्त्र या शस्त्र। ठीक है ना, विशेष निकल के आया ना? क्या निकल के आया? तीसरे का गुण बता रहा है। ठीक है, इसी तरह अपन देख लेते हैं सप्त सागर। दूसरी क्या है आपकी? सप्त सागर। सप्त सागर आपकी दूसरी है। कैसे करें? पहला पद क्या दर्शा रहा है इसका? पहला पद जो दर्शा रहा है वो संख्यावाचक दर्शा रहा है। जैसे सप्त और सागर। ठीक है ना, सागर का अर्थ होता है समुद्र। अब देख लीजिए
प्रथम पद देख लेते हैं। प्रथम पद ये इसमें सप्त है और द्वितीय पद इसमें क्या है, सागर है या उत्तर पद कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो ये दो पद हैं, इसको समस्त पद कहा जाता है, ठीक है। अब विग्रह करते हैं। सप्त सागर, सप्त सागर क्या हो गया, 7 समुद्र, क्या हो गया, 7 समुद्र, ठीक है। अब ये क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, ये कौन है, ये 3 नंबर का है, तीसरा है, क्या दर्शा रहा है, ये किसी तीसरे का गुण दर्शा रहा है। तो तीसरा कौन है भाई, विग्रह करने पर ये तीसरा ही गुण दर्शा रहा है ना। और सप्त जो है वो प्रथम पद है, और प्रथम पद क्या निकल के आ रहा है, द्वितीय चतुर पंच षष्ठ सप्त नव अवय, और कहा जाए तो ये संख्यावाचक निकल के आ रहा है। तो हो गई ना पहचान किसकी, द्विगु समास की, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कुछ जो पहचान के लिए जो ट्रिक्स दी गई हैं। इन ट्रिक्सों को याद करके भी अपन क्या कर सकते हैं, समास को विग्रह कर सकते हैं और सही उत्तर चुन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 6 लाइनों को याद रखना है। क्या करना है, 6 लाइनों को याद रखना है। कैसे करें याद, चलिए मैं बता देता हूं आपको। ये है आपकी ट्रिक, ठीक है। तो पहली लाइन आपको क्या कह रही है कि यदि पहला पद अव्यव हो, अव्यव बताए थे ना मैंने आपको, पहला पद अव्यव हो, प्रति यदि, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अव्यवी भाव समास कहलाएगी। देखिए जिस समास में क्या हो, पहला पद अव्यव हो, जैसे अव्यव आपको याद रखने होंगे, प्रति, यदि, यथा, ठीक है, सॉरी, है ना, आदि। तो ये जो है जिस समास में पहला पद अव्यव हो वो क्या कहलाएगी, अव्यवी भाव समास कहलाएगी, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं, दोनों पदों के बीच में का, की, के, से, में, पर, को, का भाव छिपा हो, क्या होगी, वो होगी तत्पुरुष समास होगी। तीसरी देख लेते हैं, यदि पहला पद विशेषण और तथा दूसरा पद संज्ञा हो, क्या कहलाएगी, कर्मधारय कहलाएगी। चौथी देख लेते हैं, यदि दोनों पद समान महत्व के हों तो क्या कहलाएगी, द्वंद्व कहलाएगी, ठीक है ना। पांचवा देख लेते हैं, यदि बने शब्द में किसी तीसरे का गुण प्रकट हो तो वो क्या कहलाएगी, वो बहुब्रीय कहलाएगी, ठीक है। यदि पहला पद संख्या व्यक्त कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगी, वो द्विगु कहलाएगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना लास्ट में, ठीक है। इन सारी ट्रिकों के अनुसार, इन लाइनों के अनुसार आप समास को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, एक इसका जो है समास का अभ्यास है, ठीक है ना, उदाहरण भी है और विग्रह भी है, उत्तर के सहित है, करके देखिए कैसे करेंगे अपन समास। चलिए जैसे आपको दे दिया पहला प्रतिदिन, प्रतिदिन दे दिया, तो प्रतिदिन में क्या लगा है करके देख लेते हैं भैया क्या करके देख लेते हैं। करना बहुत अच्छा रहता है, करके देखेंगे तो क्या होगा, आसान रहेगा और याद रहेगा, है ना। अपन को क्या सीटेट में एक एक नंबर जरूरी है ना, एक एक नंबर। और हिंदी को है ना अन्यथा ना लें, हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीटेट में अधिक से अधिक नंबर ला सकता है। तो ये जो बच्चे गलती कर देते हैं, जो मेरे भाई गलती कर देते हैं, वो अपन को नहीं करना भैया। अपन को क्या एक ही बार में सीटेट निकालना है ना। और 2026 अपने लिए सीटेट निकली होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रतिदिन में क्या परिभाषा बताई, जिसका पहला पद अव्यव हो, तो प्रति क्या है, इसमें अव्यव है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यव होना चाहिए, ठीक है भैया, अव्यव है, क्या हो गई ये हो गई भैया अव्यवी भाव समास, ठीक है ना। दूसरा देख लो भैया, गंगा तट, गंगा का तट अधिकरण, ठीक है ना, काय का लोप है, गंगा का तट, का है ना भैया, ठीक है। नीलकमल क्या ले लिया इसमें, कर्मधारय समास में, नील रंग, है ना। समझ में आ गई बात, क्या क्या लिया था इसमें, जैसे रंग है आपका या माप है, ठीक है ना। ये जिस में दिखा जाए वो क्या होगी, वो कर्मधारय समास होगी। चलिए अब देख लेते हैं दोनों पद, ठीक है ना, क्या हो गई, द्वंद्व समास हो गई। महात्मा किसी तीसरे का, ठीक है ना, जिसका मन महान हो, क्या हो गई, बहुब्रीय हो गई भैया। त्रिशूल, ठीक है ना, क्या हो गया, त्रिशूल क्या है, 3 अस्त्र, मैंने अभी बताया था आपको, द्विगु समास। ये वही उदाहरण लेके इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पक्का भी हो जाए। अव्यवी भाव समास फिर आ गई, क्यों भैया इसमें क्या है, इसमें सु लगा है, ठीक है ना, तोड़ोगे ना, सुशिक्षित,
सु क्या है? एक अव्यव है। और शिक्षित क्या है? दूसरा पद है। तो प्रथम पद क्या है? अव्यव है। तो प्रथम पद जब अव्यव है तो क्या होगी? अव्यवी भाव समास होगी। ठीक है। गृह प्रवेश, गृह का प्रवेश लिख लेते हैं भैया। गृह का प्रवेश, क्या लोप हो गया इसमें? का लोप हो गया। क्या बना? समस्त पद गृह प्रवेश बना। क्या हो गई? तत्पुरुष समास हो गई। तो आपको क्या याद रखना है? इनके वो शब्द याद रखना है जो मैंने आपको परिभाषा में अभी बताए। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, करण तत्पुरुष हो गई। ठीक है ना। पंचवटी क्या हो रही भैया? ओरे बाप, ये तो पंचवटी है। पंचवटी क्या कह रही है? ये संख्यावाचक, प्रथम पद इसका क्या है? संख्यावाचक है। तो क्या कहलाएगी? द्विगु समास कहलाएगी। ठीक है ना। समास आपको समझ में आ गई। और इसको रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें। ठीक है। बाकी ये जो कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपको करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको घर पे करके देखिए। ठीक है ना। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समास समझ में आ गई होगी, आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में कर दीजिए, मैं देखूंगा, करके बताऊंगा। और आपने जो मेरी पहली क्लास में जो पहली वीडियो देखी उसमें आपने बहुत सारा आभार दिया, प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।